है आपका। आप देख रहे 24 की 74 में हुआ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। दूसरे चरण के रण में वोटिंग के आखिरी आधे घंटे बचे हैं। आधे घंटे में तमाम वोटर्स अपने घर से निकलकर वोट करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वायनाड में भी वोटिंग के आधे घंटे बचे हैं और इन्हीं सब के बीच सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी वायनाड में वोटिंग के बाद अमेठी का रुख करने से पहले अयोध्या का रुख कर सकते हैं। मतलब राम नाम का जाप कर सकते हैं राहुल गांधी। वो अमेठी जाने से पहले अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चूंकि आज दूसरे चरण में वायनाड में वोटिंग संपन्न हो रही है, आधे घंटे बाद वोटिंग समाप्त हो जाएगी और उसके बाद लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि जब वायनाड में वोटिंग हो जाएगी उसके बाद राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी का रुख कर सकते हैं। और इन सब के बीच ये जानकारी सामने आ रही है कि राहुल गांधी अमेठी जाने से पहले अयोध्या जा सकते हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। उनके साथ प्रियंका गांधी भी रह सकती हैं। राहुल और प्रियंका के राम राम करने के मायने क्या हैं, अयोध्या जाने के मायने क्या हैं, अमेठी से ठीक पहले की चाल क्या है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप एक रिपोर्ट देख लीजिए। चुनावी महासमर में सियासी दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक दी है। साथ विकास और विश्वास का दामन थामे योद्धा इस चुनावी महायुद्ध में अपना परचम लहराने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वायनाड, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर समेत आज 88 सीटों पर वोटिंग जारी है। लेकिन इस बीच जो खबर सियासी हलकों में चर्चाओं का विषय बनी हुई है वो ये कि वायनाड के मैदान पर धुआंधार पारी खेलने के बाद अब राहुल गांधी अमेठी में वापसी की तैयारी कर रहे हैं और यूपी की इस गली में एंट्री से पहले राहुल राम नाम का जाप करने को तैयार हैं। कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर सकते हैं। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी रामलला के दरबार में नजर आ सकती हैं। हालांकि वो किस दिन अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर में मत्था टेकेंगे, इसको लेकर कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। कांग्रेस राम मंदिर का असर अच्छे तरीके से समझ रही है। हिंदी बेल्ट में राम मंदिर का मुद्दा पिछले कई चुनावों में हावी रहा है। ऐसे में अब जब भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है तो ऐन वक्त में अमेठी और रायबरेली में नामांकन से ठीक पहले कांग्रेस एक बड़ा संदेश देना चाहती है। लेकिन राम के साथ राहुल की इस अटूट डोर ने अप्रैल में सियासी पारा चढ़ा दिया है। प्रभु के दरबार में चुनाव के वक्त जाते हो और चुनाव में गठबंधन करते वक्त सनातनी को गाली देते हो। यहाँ कितने लोग हैं जो राम भक्त हैं, राष्ट्र भक्त है ना? राम भक्त वो जो हर समाज के साथ न्याय करे। राम भक्त वो जो बड़ों का, महिलाओं का सम्मान करे। इससे पहले भी स्मृति ईरानी ने दावा किया था कि राहुल गांधी वायनाड में मतदान के बाद अमेठी आएंगे। जातिवाद के नाम पर विभाजित करने के साथ ही मंदिर मंदिर जाएंगे। अब जब चर्चाएं अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से इस बार प्रियंका पर दांव चलने और परंपरागत सीट ना छोड़ने की है तो ऐसे में कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी के साथ दिख रही है। दोनों ही सीटों पर वो जरा भी कमी नहीं छोड़ना चाहती। राहुल गांधी जी, हम सबको यकीन है आएंगे, किसी शुभ मुहूर्त पर आएंगे, समय पर आएंगे और अमेठी में इस बार वो चुनाव जीतकर यहां से एमपी बनकर भारत के प्रधानमंत्री बनकर ये रिकॉर्ड बनाएंगे कि अमेठी में सबसे ज्यादा वोट से राहुल गांधी जी 2024 का चुनाव जीतेंगे। राहुल गांधी उस दरबार में हाजिरी देने के लिए पहुंचने वाले हैं जहां प्राण प्रतिष्ठा के वक्त कांग्रेस का एक भी नेता मौजूद नहीं था। कांग्रेस ने राम या राम मंदिर का विरोध तो कभी नहीं किया, लेकिन हाँ, इस कार्यक्रम को राजनीति से जोड़कर इसका विरोध जरूर किया।
जो बीजेपी के लिए 2024 का चुनावी मुद्दा अब तक बना हुआ है। अरे भाई, राहुल गांधी तो खुद डर करके भाग गए, केरल भाग गए। अब केरल में जब कम्युनिस्टों है, अब फिर खोज रहे हैं जगह, ये रमखुदैया बन जाएंगे, न इधर के रहे सनम न उधर के रहे। इंडी गठबंधन उन लोगों का है जिन्होंने राम भक्तों के लहू से सरयू का पानी लाल लाल किया था, राम भक्तों की छाती को गोलियों से छलनी किया था। तो अब ये देश की जनता को नहीं चल सकते। देश की जनता जाग चुकी है और आपने उन्नाव की सड़कों पर जनसैलाब को देखा था। वो जनसैलाब क्या कह रहा है इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। राहुल प्रियंका राम मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं, अभी तो दर्शन करने जा रहे हैं, दंडवत करके जाएंगे, नाक रगड़ेंगे। सियासी महारथियों से इतर संत समाज ने भी राहुल के राम मंदिर दर्शन को लेकर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। संत समाज का कहना है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जब कांग्रेस का एक भी नेता शामिल नहीं हुआ, तो इस चुनावी मौसम में कांग्रेस नेताओं का राम मंदिर आना कैसे उचित हो सकता है। वाकई में हिंदुओं से आपको प्रेम है, वाकई में आपके सनातन के प्रति इतनी निष्ठा है, तो आप तत्काल भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि आइए और वहां जल उठाइए, संकल्प लीजिए कि जैसे अयोध्या में भव्य दिव्य नभ राम जाएगा कि आप कालेमी हैं, शुद्ध रूप से वोट की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं। सबके आस्था के केंद्र है और वह यहाँ पर हर कोई आके आशीर्वाद ले सकता है। इस समय चुनाव चल रहा है और लोग चुनाव की बैतरणी को पार करने के लिए उद्देश्य से भी यहाँ पे आ सकते हैं और आना ही चाहिए। भगवान रामलला को तो इससे पहले शुरू में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस समय ही आना चाहिए था सभी को। बीजेपी के लिए इस वक्त राम मंदिर बनाने में देरी और कांग्रेस का राम मंदिर का न्योता ठुकराना दोनों ही अहम मुद्दे हैं और इस चुनावी समर के अंत तक वो इन दोनों के सहारे राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करेगी। 2 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के अमरावती लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा के समर्थन में रैली की थी, जहां उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल को श्री राम के दर्शन करने चाहिए। राहुल बाबा को भी निमंत्रण दिया, अभी अमरावती आए। राहुल बाबा, अमरावती में कोई सुनने वाला नहीं है, पहले अयोध्या जाकर दर्शन करने आओ तो कोई देश में आपको सुनेगा। इन लोगों ने मंदिर को तो रोक कर रखा, प्राण प्रतिष्ठा में न जाकर भगवान प्रभु श्री राम का अपमान करने का काम इन्होंने किया। और शायद राहुल गांधी ने अमित शाह के इस बात पर विचार भी किया। तभी तकरीबन 4 महीने से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद अब राहुल एंड पार्टी श्री राम लला के सामने दंडवत होने जा रही है। राहुल राम मंदिर पहुंचे उससे पहले ही राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने इस दौरे पर नाराजगी जाहिर कर दी है। को क्षमा नहीं करेंगे, देश का अपराधी है, राष्ट्र का विरोधी व्यक्ति है, एक एक करके सारी गणना मैं बता दूंगा। सब प्रकार से अपराधी है राष्ट्र का, राष्ट्र को क्षमा नहीं करेगा, बहुत हो चुका। अब राहुल राम मंदिर जाते हैं या नहीं, अमेठी से पर्चा दाखिल करते हैं या नहीं, रायबरेली से फिर एक बार गांधी परिवार मैदान में उतरता है या नहीं, ये तमाम कयास तो बात की बात है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अमेठी, राम मंदिर और राहुल का ये मिश्रण अगले कुछ दिन तक अखबारों की सुर्खियां जरूर बना रहेगा। पहले रामलला से दूरी और अब सियासी मजबूरी, क्या कहानी यही है क्या? इसको डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक सोर्सेस के हवाले से जो खबर सामने आई है वो यही इशारा कर रही है कि हाँ, राहुल और प्रियंका जाएंगे रामलला के दर्शन करने के लिए। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब वो रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे तो इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आस्था तो नहीं होगी, इसका मकसद सियासी भी होगा। उस मकसद को भी समझेंगे। दरअसल अमेठी में वायनाड की अपेक्षा हिंदू वोटर बहुत ज्यादा हैं। तीसरा संदेश ये जाएगा उन दलों को जो कांग्रेस पर राम से दूरी के आरोप लगा रहे हैं। संदेश क्या क्या जाएंगे अयोध्या जाने के, वो हम आपको समझा रहे हैं। अगर राहुल गांधी राम मंदिर जाते हैं तो उन पर चुनावी आस्था के आरोप भी लग सकते हैं, क्योंकि 2019 में भी राहुल गांधी मंदिर नजर आए थे।
तो संदेश कुल मिलाकर राहुल प्रियंका यही देना चाहते हैं रामलला के दर पर जाकर कि हम भी उनके उतने ही करीब हैं जितने बीजेपी वाली हैं। लेकिन इन सब के बीच राहुल और प्रियंका के राम मंदिर जाने की खबरें अभी कंफर्म हुई नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस पर रिएक्शन सामने आ गया है। उन्होंने हमला किया है और हमला करते हुए कहा क्या है वो सुन लें। और मैंने सुना है कि भाई और बहन दोनों अयोध्या दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। जब इनकी सरकार थी तब कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। क्या कहते थे? राम हुए ही नहीं। और जब देश की जनता जनार्दन के संघर्ष के फलस्वरूप माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के क्रम में मोदी जी के प्रयास से आपके एक एक वोट की कीमत ने अयोध्या में रामलला को फिर से विराजमान कर दिया है और मंदिर भव्य बन गया है। अब कहते हैं राम तो सबके हैं। देखो ना इनके दोहरे चरित्र को। पहले कहते थे राम हुए ही नहीं, अब कहते हैं राम तो सबके हैं। बहन और भाइयों, इन पे विश्वास मत करना, कभी विश्वास मत करना। ये लोग धोखा देंगे। जब भी इनको अवसर मिलेगा ये लोग धोखा देंगे। हमें धोखेबाजों से नहीं, हमें भ्रष्टाचारियों से नहीं, हमें हिंदुस्तान की सुरक्षा और हिंदुस्तान की संप्रभुता के साथ साथ हिंदुस्तान को समृद्धि की नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाली सरकार चाहिए और वह केवल भारतीय जनता पार्टी दे पाएगी। भारतीय जनता पार्टी दे पाएगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि वायनाड में वोटिंग के बाद ही ये खबर क्यों सामने आई कि राहुल गांधी रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जा सकते हैं। इसका अंक गणित क्या है वो समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है। उसको डिकोड करते हैं। अंक गणित दरअसल वोटों का समीकरण है। वो समीकरण भी आपको समझाते हैं। वायनाड में मुस्लिम आबादी करीब 40% है, जबकि अमेठी में मात्र 20% है। मतलब वायनाड से पहले अगर चले जाते राहुल गांधी रामलला के दर्शन करने के लिए तो वहां पर मुस्लिम वोटर नाराज हो जाते। अब अमेठी से पहले जा रहे हैं तो ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मुस्लिम आबादी सिर्फ 20% है। मुस्लिम वोटर राम मंदिर को लेकर आक्रोश रखते वायनाड से पहले अगर चले जाते, जिसका वोटिंग पर फर्क पड़ता। वायनाड में हिंदू वोटर सिर्फ 35% हैं, जबकि अमेठी में हिंदू वोटर्स 76% हैं। अब वो उन वोटर्स को साधने की कोशिश होगी कि जो 76% मुस्लिम हिंदू वोटर्स अमेठी में, उनको साधा जाए अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करके। यानी हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए भी राम मंदिर में मत्था टेकने की एक रणनीति हो सकती है, मजबूरी हो सकती है। वायनाड में ईसाई वोटर करीब 25% हैं, जिसे राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, जबकि अमेठी में ईसाई वोटर बहुत कम संख्या में हैं। शायद ये एक कारण होगा कि राहुल ने वायनाड चुनाव से पहले रामलला से दूरी बनाए रखी और अब अमेठी चुनाव से पहले सियासी मजबूरी है कि रामलला के दर्शन करने के लिए जाए। 24 की चौसर में एक और खबर की बात करते हैं। देश में जब जब चुनाव आते हैं ईवीएम पर खूब सवाल उठते हैं। जब जब कोई पार्टी हारती है ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देती है। लेकिन आज दूसरे चरण की वोटिंग के बीच सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ उसने ईवीएम पर सवाल उठाने वालों की पूरी तरीके से बोलती बंद कर दी है। क्या हुआ है बहुत सरल करके आपको समझाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग को लेकर सभी याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया। बैलेट पेपर की मांग को लेकर दर्ज याचिका भी खारिज कर दी गई है। कोर्ट के इस फैसले से ईवीएम के जरिए डाले गए वोट की वीवीपैट की पर्चियों से 100% मिलान की मांग को भी झटका लग गया है। ये फैसला जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने सहमति से दिया है। क्या है पूरी कहानी, पहले एक रिपोर्ट के जरिए समझते हैं, फिर आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा क्या। एससी में वीवीपैट पर सभी याचिकाएं खारिज। वीवीपैट की 100% पर्चियों का नहीं होगा मिलान। बैलेट पेपर से नहीं ईवीएम से होगा मतदान। 45 दिन तक सील रहेगी सिंबल लोडिंग यूनिट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो याचिकाएं अब खारिज हो चुकी हैं, जिसमें बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई थी और वीवीपैट की 100% पर्चियों की गिनती की मांग की गई थी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सब चीजें आंकी हैं, आंकलन किया उनका और उसके बाद उसके हिसाब से उन्होंने फैसला दिया। उन्होंने सब चीजों को पूरे सोच विचार करके ही फैसला दिया होगा।
2 दिन चली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि चुनाव आयोग ने अदालत में सारे संदेह दूर किए। हर चीज पर अविश्वास नहीं जताया जा सकता। संदेह के आधार पर ही आदेश नहीं जारी कर सकते। संवैधानिक संस्था के कामकाज को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन इस दौरान कोर्ट ने यह भी बात कही कि सिंबल लोडिंग यूनिट को 45 दिन तक सील रहने दिया जाए और अगर किसी उम्मीदवार को ईवीएम में गड़बड़ी का संदेह होता है और वो वेरिफिकेशन की मांग करता है तो सारा खर्चा उसे ही उठाना होगा। इस दौरान अगर ईवीएम में छेड़छाड़ पाई जाती है तो सारा खर्चा वेरिफिकेशन की मांग करने वाले उम्मीदवार को वापस किया जाएगा। उम्मीदवार इस वेरिफिकेशन की मांग नतीजों की घोषणा के 7 दिनों के भीतर लिखित रूप से कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम लोग सब पालन करेंगे, लेकिन होना चाहिए 100% वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने दलील दी थी कि ईवीएम एक स्वतंत्र मशीन है, इसे ना तो हैक किया जा सकता है और ना ही इसमें छेड़छाड़ संभव है, और ऐसा ही चुनाव आयोग पहले भी कहता आया है। EVMs are 100% safe, 100% sure, we know now. जाहिर है अब उन सवालों पर विराम जरूर लग जाएगा जो सवाल विपक्ष की तरफ से ईवीएम की अविश्वसनीयता पर उठाए जा रहे थे। चुनाव आयुक्त की तरफ से सीधे शब्दों में कहा गया कि अभी तक ईवीएम को लेकर जो सवाल लोग उठा रहे थे, हम उम्मीद करते हैं कि उन सारे सवालों पर विराम लग जाएगा। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर हमारी बरेली से है। बरेली से खबर यह है कि दूसरे चरण की वोटिंग में चंद मिनट बचे हैं और तीसरे चरण का धुआंधार प्रचार शुरू हो चुका है। आपसे थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी बरेली पहुंचेंगे, जहां पर वो रोड शो करेंगे। इस रोड शो के जरिए पीएम मोदी तीसरे चरण की सीटें जैसे बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर, सीतापुर जैसे जिलों के वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी तीसरे चरण का द्वंद्व और तेज होने वाला है, जिसकी शुरुआत बरेली से हो रही है। चलिए पीएम मोदी के रोड शो से जुड़ी कुछ और जानकारियां भी आपके साथ साझा कर देते हैं। गाजियाबाद में पीएम मोदी ने रोड शो किया था, वो तस्वीरें आपने देखी होगी, और उसके बाद ये दूसरा रोड शो हो रहा है पीएम का, जो कि बरेली में हो रहा है। लगभग 1.2 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा। करीब 1 घंटे तक रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, और इस दौरान उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। जैसी तस्वीर हमें गाजियाबाद में देखने को मिली थी रोड शो के दौरान, कुछ वैसी तस्वीर हमें बरेली में देखने को मिलेगी, जिसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी तीसरे चरण की सीटों को साधने की कोशिश करेंगे। पहले आप रिपोर्ट करें। दूसरे चरण का द्वंद्व नहीं हुआ कि तीसरे चरण की चढ़ाई शुरू हो गई। बात जब कैंपेन की हो तो बीजेपी से आगे भला कौन, और बीजेपी में प्रचार की बात हो तो मोदी से बड़ा स्टार कौन। यूपी की 80 सीट, हर सीट पर जीत का समीकरण सेट करने की कोशिश, और इसी कोशिश में बरेली में पीएम मोदी का रोड शो। बरेली की सियासत को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में रोड शो के जरिए जनता से रूबरू होंगे। भगवा वाहन पर पीएम मोदी 1 घंटे में करीब 1 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेंगे। पीएम मोदी के स्वागत में पूरे रूट पर लोक संस्कृति का संगम भी होगा। शंखनाद और डमरू बजाकर उनकी आगवानी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुहेलखंड की सरजमी पर आ रहे हैं। बरेली में आज उनका रोड शो है। उसको लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी तैयारी कही है, वहीं पुलिस और प्रशासन ने भी तैयारी की है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। बरेली के एसएसपी सुशील गुले इस वक्त हमारे साथ हैं। सुशील जी, किस तरीके की तैयारी की गई है और किस तरीके से सुरक्षा का बंदोबस्त किया गया है? कितने फोर्स की तैनाती की गई है? देखिए, यहाँ पर जो रोड शो का रूट है उसको सैनिटाइज रखने के लिए जो आने वाले रास्ते हैं उसमें प्रॉपर डाइवर्जन प्लान बनाया गया है, और पिछले 2 दिनों से उसको हमने बरेली में काफ़ी सर्कुलेट भी कराया है, और उसका कल ट्रायल रन भी लिया गया था। आज सुबह भी उसका वापस ट्रायल रन लिया गया है। उसके अलावा जो बैरिकेडिंग है वो जहाँ पर आवश्यक है वो आयोजक के माध्यम से कराई जा रही है, और सभी बैरिकेडिंग पे प्रॉपर फोर्स रहे इसको सुनिश्चित किया गया है। अब जरा कुछ दिन पीछे चलते हैं। जगह गाजियाबाद। जब प्रधानमंत्री मोदी खुली जीप पर गाजियाबाद के लोगों से रूबरू हो रहे थे, साथ में मौजूद थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यानी बरेली में मोदी का यूपी में किया गया दूसरा रोड शो होगा, जब इस तरह जनता से पीएम मोदी रूबरू हो रहे होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरेली में रोड शो के लिए आज आ रहे हैं। शाम को 6 बजे के आसपास प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू होगा। इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बरेली में जो है ग्रिल लगाई गई है और साथ के साथ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का रोड शो बांके बिहारी मंदिर से शुरू होते हुए शहीद पंकज अरोड़ा चौक पर खत्म होगा, जिसमें आसपास जो ग्रिल के किनारे व्यवस्था की गई है इसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। अलग अलग समाज के लोग भी इस दौरान अपनी प्रस्तुतियां वहां पर देंगे। बंगाली, पंजाबी, सिंधी, उत्तराखंडी, बिहारी, करीब 10 समाज के लोगों ने यहां पर अपने स्टॉल्स भी लगाए हुए हैं। पीएम के रोड शो के दौरान सिलेक्शन जो है वो अलग अलग तरीके से किया गया है। मीडिया के लिए अलग व्यवस्था की गई है। करीब 1.5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरेली में पहली बार रोड शो करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी 2014 में बरेली आए थे और उनकी पहली चुनावी सभा महानगर कॉलोनी के पीछे मैदान में हुई थी। इसके बाद 28 फरवरी 2016 को नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री रबर फैक्ट्री के पास किसान कल्याण रैली की थी। पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी ने 20 अप्रैल 2019 को देवचरा के पास आलमपुर जाफराबाद में जनसभा की थी। इस बार भी पीएम मोदी ने एक दिन पहले ही 25 अप्रैल 2024 को भी आंवला के सैनिक मैदान पर सभा की। फिलहाल ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री लगातार 2 दिन बरेली जिले में ही चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। पीएम मोदी जिस तरफ से गुजरेंगे उस तरफ घरों और दुकानों के बाहर जय श्री राम लिखवाया गया है। इसके साथ ही भगवा झंडे व नाथ नगरी के पोस्टर लगवाए गए हैं। रोड शो के दौरान मोदी के यहाँ से गुजरते समय लोग जय श्री राम के नारे लगाएंगे। यानी गाजियाबाद की तरह ही बरेली में भी कैंडिडेट बदला गया है। लिहाजा पीएम मोदी इन दोनों सीटों पर तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बरेली से सहयोगी अनुपम मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। उन्हीं की रिपोर्ट आप देख रहे थे। अनुपम, आपने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि शाम 6 बजे के आसपास पीएम मोदी का रोड शो शुरू होगा। अब जबकि 10 मिनट के आसपास का वक्त बचा है, कैसी हलचल वहां पर देख पा रहे हैं आप? अपडेट ये कि सीएम योगी वहां पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, देखिए अमित, इस वक्त हम तो चाहेंगे कैमरामैन जगदीश गौतम तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से यहां पर रोड शो की तैयारियां पूरी हो गई हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बरेली कुछ देर पहले पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर बस इंतजार हो रहा है। बड़ी संख्या में भक्त, क्या देखिए, नाथों की नगरी में आपका स्वागत है। लोग किस तरीके से उत्साहित हैं, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो। बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए, बातचीत करने के लिए युवा भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। लगभग 1.5 किलोमीटर का ये पूरा रोड शो होगा और 6:30 बजे ये रोड शो शुरू होगा। आप देख रहे हैं, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, लोगों की भीड़ यहां पर, पुलिस और लोगों की भीड़ यहां पर 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहां पर लगाए गए हैं और हर कोई प्रधानमंत्री का बरेली में रोहिलखंड की सरजमी पर, आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम के मतदान के बाद किस तरीके से रोहिलखंड पर फोकस किया है और रोहिलखंड की सीटों को टारगेट करते हुए लगातार चुनाव प्रचार हो रहा है। इस तरीके से आंवला में, बदायूं में प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली की, उसके बाद बरेली में आज रोड शो हो रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि रोहिलखंड पर कितना भारतीय जनता पार्टी फोकस कर रही है और बरेली में इस बार जिस तरीके से प्रत्याशी को बदला गया है तो कोई भी मौका विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी अमित नहीं देना चाहती है। और आप देख सकते हैं कि पुलिस की तैनाती की गई है और ये वो मार्ग दिखाना चाहेंगे आपको किस तरीके से जो रोड शो को लेकर के अलग अलग रास्ते तैयार किए गए हैं, रूट तैयार किए गए हैं। पुलिस का डिप्लॉयमेंट बड़ी संख्या में यहां पर किया गया है ताकि किसी भी तरह से कोई परिंदा भी पर न मार सके। अमित, बहुत जरूरी हो जाता है अनुपम, ये पीएम का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है जो आप बता रहे हैं। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। 24 की 74 में फिलहाल इतना ही, छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होगा आपसे।